अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में जब हम लाइव स्टूडियो में बैठे तो हम अगर गुज़श्ता हफ्ते की ताराना निगाह डालते हैं तो गुज़श्ता हफ्ते हमें पाकिस्तान में, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि सियासत हमारे यहाँ हमेशा हावी होती है मईशत पे, चूँकि हमारा एक प्रोग्राम टोटली तौर पर जो है इकनॉमिक बेस होता है, और इस इकनॉमिक बेस में हम कोशिश ये करते हैं कि एक महदूद टाइम में अपने मेहमानों से जितना कुछ हो सकता है हम देखें कि एक ताराना निगाह डालें कि पाकिस्तान की मईशत कहाँ पे है और हमारे दीगर लोगों को कितना उससे नुकसान पहुँच रहा है या फ़ायदे हो रहे हैं। सियासी जमातें कहाँ खड़ी हैं, सियासी जमातें मईशत को अगर वो फ़ौक़े दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, उसी हवाले से हम बात करते हैं। तो गुज़श्ता हफ्ते जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो एक थी स्टेट बैंक ने जो आपके 100 बेसिस पॉइंट जो है वो इजाफा करके 16% से 17% कर दिया था। इसके अलावा ये कि सियासत में भी यही है कि जो पंजाब की असेंबली और केपी की असेंबली जो तहलील की गई थी, उस तहलील पे भी इलेक्शंस के हवाले से जो एक वक्त नहीं आया अभी तक, उसकी वजह से भी कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है और एक सियासत में गर्मा गर्मी की लहर पैदा है। फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया और इमरान खान को गिरफ्तार करने की वजह से पाकिस्तान की जो सरमायाकार हैं वो काफ़ी परेशान हैं कि पाकिस्तान की अपनी सूरत हाल किस तरफ जा रही है। लेकिन उससे पहले मैं पेशावर में मस्जिद में 100 अफराद के शहीद होने पे सबसे पहले जो है मैं उन लोगों को खराज अकीदत पेश करता हूँ, उन शहीदों को जिन्होंने अपने मादरे वतन के लिए हमेशा जो है वो ड्यूटी पे होते हैं, और नमाज पढ़ते हुए उन लोगों को जिस तरह शहीद किया गया यकीनी तौर पर बहुत ही काबिल मज़म्मत है। और हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान को डिरील करने की तरफ एक गामजन है कि माशी तौर पर भी, असासी तौर पर भी जो पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी की जो एक खूनरेज़ दहशतगर्दी जो है उसमें फंस कर रह जाए। लेकिन बहरहाल हम उन तमाम शहीदों के लवाकिन से हम हमदर्दाना जज्बात रखते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन शहीदों के दर्जात को बुलंद करे। बहरहाल इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमान से आपको तारुफ करवा दूं, उसके बाद हम मजीद आगे बढ़ते हैं। मेरे पहले मेहमान है जनाब आज फैसल मोईस साहब। फैसल मोईस साहब पहले भी आप देख चुके होंगे, इस प्रोग्राम में यहाँ आते रहे हैं। ये हैं सदर निकाटी, नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के ताल्लुक़ रखते हैं। पस मंज़र इनका कुछ सियासी भी है, तो बहरहाल अब ये मईशत को जो है वो रवा दवा कर रहे हैं। थैंक यू फैसल मोईस। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब राना अब्दुल वहीद साहब। राना अब्दुल वहीद साहब भी पहले भी हमारे प्रोग्राम में आते रहे हैं, नौजवान ताजिर हैं और आज तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही जो है स्मार्ट भी लग रहे हैं। ये हैं जनाब सदर हैं ये ऑल पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन के। थैंक यू सर फॉर कमिंग। और हमारे साथ स्काइप पे जो मौजूद होंगे वो होंगे जनाब शहरोज़ खान लोधी साहब। ये हैं माशी तज़कियाकार भी हैं, इंडस्ट्रीज भी हैं, ये हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं। और हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। एटमी मुल्क पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई नाजुक सूरत हाल से नब्ज़ आजमा है। मौजूदा इत्तेहादी हुक्मरानों की सियासत और उनकी सियासी जिंदगी तारीख के नाजुक मराहिल में है। दुनिया तरक्की की मनाजिल तय कर रही है और अवाम आटे और दीगर अशिया जरूरियात जिंदगी अदम दस्तियाबी पर बाजारों में ढूंढती फिर रही है। इस वक्त मुल्क में अजीब अफरा तफरी की सूरत हाल है। डॉलर के नर्ख इंतहाई बुलंद तरीन सतह 273 रुपए पर पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी डॉलर के हुसूल में दरामद कुरनगान मायूसी का शिकार है। सोना फी तोला 2 लाख रुपए से जायद कीमत हो चुकी है। स्टॉक मार्केट में मुस्तहकम नहीं है। ताजिर और सनतकार एलसीज खोलने के लिए एहतजाज और मुजाहरे कर रहे हैं। बंदरगाहों पर तकरीबन 8000 से जायद दरामदी सामान के कंटेनर्स क्लियरेंस के मुंतजर हैं। डैमेज चार्जेस केपीटी ने माफ करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका है। लेकिन अभी शिपिंग एजेंट्स की जानिब से डिटेंशन की मद में फैसला आना बाकी है। इन दरामदी कंटेनर्स में अशिया जरूरिया के कंटेनर्स भी हैं, जिनकी ताखीर से क्लियरेंस पर मार्केट में अशिया की कमी हो सकती है, और यही वजह है कि महंगाई में इजाफा अपने उरूज की जानिब गामजन है। अशिया जरूरिया के नरखों में तलब और रस्त के फर्क की वजह से रमजान से कबल ही इजाफा हो चुका है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में तशवीशनाक हद तक कमी आ चुकी है। IMF के वफ्द से हुकूमत पाकिस्तान के अगली किस्त के जारी होने के हवाले से मुज़ाकरात जारी हैं। जो खबरें आ रही हैं खदशात है कि बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा मुतवक्का है। दूसरी जानिब FBR की जहराना हिकमत अमली से छोटे और दरमियाने ताजिर शदीद परेशानी में मुब्तला है। माशी माहिरीन दावा करते हैं कि मुल्क टेक्निकल तौर पर डिफॉल्ट कर चुका है, सिर्फ ऐलान करना बाकी है, क्योंकि हुकूमत मुस्तरद कर रही है, लेकिन हालात इस नहज पर जाते दिखाई दे रहे हैं।
नाज़रीन, आपने एक रिपोर्ट देखी, इस रिपोर्ट को अहाता करते हुए हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे। कमर्शियल बाद दोबारा जरूरत है तो अपनी गुफ्तगू का तसलसल जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दोबारा हम हाजिर हैं दरकत प्रोग्राम में। और वक्फे में जाने से कबल मैंने आपको ये बताया था कि पाकिस्तान में सियासत की जो अपनी फोकियत है मईशत पे, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में हमें यहाँ पर जो है वो तबाही नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल हम ये तो नहीं कह सकते कि तमाम इकदाम गलत हो रहे हैं, हुकूमत के कुछ इकदाम अच्छे भी हो रहे होंगे, लेकिन हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, ताजिर और सनतकार इसको किस निगाह से देखते हैं, तो हम इसी हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मैं फैसल मोइज साहब, जो कि सदर है नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, उर्फ में हम इसे निकाटी कहते हैं। फैसल मोइज साहब, क्या देख रहे हैं आप? तो माशाल्लाह सारी दुनिया ही देख रही है कि पाकिस्तान में क्या कंडीशन, तमाशा बना हुआ है। तमाशा बना हुआ है। बेसिक रीज़न ये है कि बिलाल भाई, इस वक्त इंडस्ट्री जितना आप सफ़र देखें पाकिस्तान का, जो इस वक्त इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, कभी ऐसा सफ़र नहीं किया इंडस्ट्री। इस वक्त बदतरीन हालात है इंडस्ट्री के अंदर। आप इंपोर्टर्स की बात देख लें, इंपोर्टर्स अपनी जगह परेशान है। आपको पता है डिटेंशन चार्ज। अच्छा, आपकी अपनी जो इंडस्ट्री उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मिक्स इंडस्ट्री है। हमारे देखें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन ज़्यादा है, 70%। आपको पता है कि कराची की जो इस वक्त कराची से एक्सपोर्ट होता है वो 44% एक्सपोर्ट है पूरे पाकिस्तान का टेक्सटाइल्स में। जी जी। इसी तरह 54% टोटल एक्सपोर्ट्स जो हैं इस वक्त पाकिस्तान की, उसमें कराची का कलीदी किरदार है। 54% एक्सपोर्ट। बिल्कुल सही। तो इसमें इम्पोर्ट देखिए, बेसिकली तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम है, इसलिए आप पूरे इंडस्ट्री जितने भी हैं, मैं वो इम्पोर्टर्स की बात है जी, मैं हाँ। इम्पोर्टर्स की बात आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त हमारे पास जितने इम्पोर्टर्स हैं ना, वो सिर्फ देखिए इतना माल मंगवा के कंटेनर पे जो उनके हैं वो पोर्ट पे पड़े हैं। और इस वक्त हाल ये है कि डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, बैंकों के पास डॉलर नहीं है, इतना फ्लक्चुएशन है डॉलर्स में कि बैंक काम करने को तैयार नहीं है। डिटेंशन मनी अलग लग रहा है जो पोर्ट पे कंटेनर पड़े हुए हैं। शिपिंग लाइंस किसी नेगोशिएशन पे आ नहीं रही हैं। ये सब चीज़ें जो हैं बहुत इंपोर्टर्स के लिए तबाही का बायस है। एक्सपोर्टर्स की बात आप करते हैं, आज जिस तरह कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ी, जो यान का धागा 10,000 यानी 10 सिंगल का धागा 10,000 का मिलता था बोरा, आज वो बोरा 17-18 हज़ार पे वो बोरा चला गया। इस वक्त पोजीशन ये है कि आप ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में रिसेशन है। आप अमेरिका चले जाएं, आप और मुल्कों में चले जाएं, रिसेशन है ओवरऑल ग्लोबली। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जो ऑर्डर हमारे लोग लेकर आते हैं, एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स, उन ऑर्डर्स को लाने के बाद भी जो है वो जब इन चीज़ों की प्राइसेस इतनी हाई हो रही है। फैसल मोइज साहब, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर रोकूंगा। मेरे साथ इस वक्त मौलाना बशीर फारूकी साहब जो हैं सिनान वेलफेयर सेंटर, वो मौजूद हैं। मैं उनसे बात कर लें ताकि वो जल्दी सोने के आदमी है तो वो सो जाते, फिर हम बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, आपको मैंने सिर्फ जहमत इसलिए दी है रात के इस पहर में कि हम एक लाइव शो कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम जो है टोटली इकोनॉमिक होता है। कल आप लोगों ने एक मूविंग पिक में एक प्रोग्राम रखा है जिसमें इसहाक डार भी आमद है, तो उस प्रोग्राम के मकसद क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो प्रोग्राम जो है इसका ताल्लुक जो है इस्लामी बैंकिंग से है ना, बैंकारी से। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि सूदी निज़ाम जो है 75 साल से हमारे मुल्क पर मुसल्लत है। और बच्चा जानता है कि सूदी निज़ाम जो है वो अल्लाह ताला की किताब से बराह रास्त जंग है। बेशक। तो आज से कुछ 8-9 महीने पहले जो है हमारी रियासत को हमारी अदालतों ने ये हुक्म जारी कर दिया है कि 5 साल में आप सूदी निज़ाम खत्म कर दें। जी जी। तो जाहिर है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग तालमतों से काम लेते हैं। जी जी। तो उनकी याददाश्त कायम रहे, तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस होंगी और इसमें रियासत भी शामिल होगी, गवर्नमेंट और गवर्नर स्टेट बैंक शामिल होंगे, तमाम बैंकों के सदर भी शामिल होंगे। तो ये बात याद रहेगी। तो हमारा ये सदका जारिया का एक प्रोग्राम है जो हमने कल कर रहे हैं। इसकी बुनियाद से सदका जारिया कि पाकिस्तान को सूदी निज़ाम से 5 साल बाद अगर फारिग करना है तो क्यों ना हम इसका काम शुरू कर दें। हो सकता है दूसरा फारिग किया जा सकता। ऐसा तो नहीं है ना कि 5 साल का जो कोई वही इल्हाम हो गया है वही होगी कि 5 साल में फारिग करना है। हम तो चाहेंगे कि जो काम आज हो जाता है कल हो तो उससे बेहतर आज ही हो जाए। जंग तो जितनी जल्दी खत्म करनी चाहिए ना। जी जी। दुनिया में सारी जंगें खत्म होती है। मौलाना साहब, मेरे ख्याल है कि हमारे मुल्क में जो ये इंतशार है, ये जो तबाही है, ये सूद का इसका बहुत बड़ा किरदार है कि अल्लाह ताला की और उसके रसूल से हम खुले आम जंग कर रहे हैं। हदीस पाक में है कि जिस कौम में सूद और बेहयाई बदकारी आम हो जाए
تو وہ قوم اپنے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب واجب کر لیتی ہے. یعنی اب اس کو وہ کہتی ہے کہ اب ہم پر عذاب لازمی ہو جائے. جیسے وطر واجب ہوتے ہیں نا, ہر نماز عشاء کی نماز وطر واجب کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. جی جی, تو جو سود کے بغیر وہ نظام مکمل نہیں تو اس میں تھوڑا سا میں آپ کی مدد رائے چاہوں گا. چھوٹی سی بات ہے, یہ آئی ایم ایف سے جو یہ مذاکرات کر رہے ہیں, آئی ایم ایف سے جو سود پہ پیسے لینے کے لیے ہماری پوری حکومت جو ہے وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, اس پہ تو مجھ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے بدقسمتیاں مسلط ہیں, اور ہم نے جو ہے نا اتنے زیادہ اسراف کر لیے ہیں, اتنے زیادہ ہم نے اپنے نظام کو غلط چلا دیا ہے کہ ہمارے خزانے خالی ہو چکے ہیں. ہمارے اربوں خربوں کے کنٹینر جو ہے مال جو ایئرپورٹ پڑے ہوئے ہیں, پورٹ پڑے ہوئے ہیں, جس کو ریلیز کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. تو بس یہ کہ آئی ایم ایف کے جوتے چاٹ کر جو ہے ہمیں وہ $1 بلین دے دیتا ہے, پھر وہ سود ہم سے لیتا رہتا ہے. تو ذرا دیکھیں, جس کی بنیاد بری ہو نا اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے. ہم نے بنیاد بری ڈالی تھی, لکھا دیا کہ دیکھیں اس کے لیے میں گزشتہ روز ہمارے وزیر اعظم میں تھا, میری کافی دیر تک باتیں ہوئی عیسائی ڈار صاحب سے. تو ہمارے پاس تو اس وقت بظاہر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم تو بالکل مر چکے ہیں. ابھی ہمیں جو ہے نا انہوں نے رینٹ کے لیے جو ہے مشین دے دی ہے تاکہ ہم جو تمہارا مصنوعی سانس لے دیں. تو مصنوعی سانس لینے کے لیے ہم نے آئی ایم ایف کو اپنا آقا بنایا ہوا, پارٹنر بنایا ہوا. مجھے ایک بات بتائیے مولانا صاحب, کہ آپ بھی یقینی طور پہ جلدی میں ہوں گے, مجھے ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا کہ یہ جو ملک میں معاشی تباہی آ رہی ہے, اس معاشی تباہی کی وجہ سے لوگوں میں بائنگ پاور یعنی کہ خریداری کی جو قوت ہے وہ ختم ہو رہی ہے. آپ ویلفیئر چلاتے ہیں, ویلفیئر میں ماشاءاللہ پاکستان میں سب سے بڑی ویلفیئر کی تنظیم میں سمجھتا ہوں جو کہ ہر شعبے میں جو ہے لوگوں کی مدد کرتی ہے. تو ان حالات میں آپ کے پاس ویلفیئر میں لوگوں کی مدد طلب کرنے کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ اس کی اب لمٹ ختم ہو چکی جناب اعلیٰ. ہمارا حال تو یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس 2022 میں 4 ماہ تک خدا نہ خاصہ میں $1 چندہ نہ آتا نا, ہم 4 ماہ بھی سروائیو کر لیتے تھے, گزارا کر لیتے تھے. اب تو ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر 15-20 دن کا چندہ آئے نا ہم بیٹھ سکتے ہیں. اتنا ہمارا برا حال ہو چکا ہے, کیونکہ اتنی مخلوق آ گئی ہے مانگنے کے لیے. لوگوں کی تعداد بڑھ گئی ہے, تعداد اتنی بڑھ گئی کہ اس کی لمٹ نہیں. دیکھیں آپ سنیں, جب گلمت جیسی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کو خام مال نہیں ملا, انہوں نے اپنے لوگوں کو فارغ کر دیا. تو جو لوگ کام کرتے تھے ان کی تنخواہ چھوٹی چھوٹی تنخواہ تھی نا, وہ ایک مہینہ مشکل گزارا کرتے تھے. اب جو روڈ پہ آ گئے تو وہ کیا کریں گے, ان کے پاس کوئی سہارا تو نہیں ہے, یا تو خود کریں. میرا کہنا ہے مسئلہ یہ کہ مزید مستقبل میں مزید اس کی توقع کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی تعداد بڑھے گی کہ جو ویلفیئر کی طرف جائیں گے مدد کے لیے. میں تو اللہ سے یہ گمان نہیں کروں گا کہ بڑی بات یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا کچھ ایسے مطلب یعنی کہ جنگی بنیاد فیصلے کرنے چاہیے جو نہیں کیے جا رہے. ہماری بدقسمتیاں ہیں. ابھی دیکھو نا, آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ابھی تقریباً $5 بلین جو ہے لوگوں نے ہنڈی سے بھجوائے. اگر یہ قانونی یہی اگر ڈالر بڑھانا تھا تو پھر تو بڑھا دیتے, تو $5 بلین تو ہمارے پاس جمع ہو جاتے ہیں نا. ہم $1 بلین کے لیے مارے پھر رہے ہیں, $5 بلین ہم نے ہنڈی سے منگوا دیے. تو یہ اسٹیٹ بینک سے پالیسی کے بجائے وہ لوگوں کے ہاتھ میں ڈال چلے گئے. تو اس طرح کے نقصان ہم نے بہت کر دیے نا. یہ ملک جو ہے نا وہ اللہ کی نعمتوں سے لدا بسا ہوا ہے, مگر ہماری بدقسمتی کی جن کے ہاتھ میں ملک کی باغ دوڑ ہے اس پر جو ہے بالکل جو ہے نا لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہ تھے مولانا بشیر فاروقی صاحب تھے, یہ سربراہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے. مطلب یہ تھا کہ میں نے ان سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو صورتحال ہے معاشی طور پہ, اس سے غربت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ جو وائٹ کالر بندہ ہے اس کے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ وہ سڑکوں پر مانگنے کی بجائے ان جو امدادی تنظیمیں ہیں, ویلفیئر تنظیمیں ہیں, ان کی جانب وہ جا رہے ہیں, اور ایک کثیر تعداد میں میرے اپنی اطلاع کے مطابق لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. جی فیصل بھائی جلدی سے باتیں. تو میں مولانا صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جس طرح ڈاؤن سائزنگ کر رہی ہیں انڈسٹریز اور انڈسٹریز بند ہونے کی طرف جا رہی ہیں, مولانا صاحب کے ڈونرز کون ہیں؟ یہ انڈسٹریلسٹ, سب انڈسٹریلسٹ تاجر ہیں. جب انڈسٹری بند ہونے جا رہی ہے مولانا صاحب کے پاس ہزاروں لوگ آئیں گے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ جو انڈسٹریلسٹ جو آج بند کرنے جا رہا ہے اپنی انڈسٹری, جو اپنے اندر وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مشکلات, وہی آپ کو بتا رہا ہوں, ڈاؤن سائزنگ جس طرح کری جا رہی ہے, ان امپلائمنٹ جس طرح بڑھ رہی ہے اس ملک میں, تو میرے خیال میں تو ہم یہ فلاحی ادارے بھی کچھ نہیں کر سکتے اس معاملے میں, اس لیے کہ اب بائنگ پاور بالکل ایک غریب آدمی, ایک میڈیوکر جو ہوتا ہے اس کے پاس اب بائنگ پاور نہیں ہے. اگر کوئی بڑا انڈسٹریلسٹ بھی ہے جس کے پاس آج تک بائنگ پاور تھی, اب اس کے بعد کچھ مہینوں بعد آپ دیکھیے گا کہ وہ بھی اپنے گھر تک محدود ہو جائے گا انڈسٹری وغیرہ بند کر کے. یہ کارخانے وغیرہ جو ہے بند ہونے جا رہے ہیں سر. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 10,000 کا جو بورا تھا دھاگے کا, اس وقت وہ دھاگے کا بورا 17,000 پہ پہنچ گیا.
مسئلہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کیسے کریں گے؟ آپ کاسٹنگ کرتے ہیں, آپ ریٹ دیتے ہیں, ڈالر میں آپ سودے کرتے ہیں جا کے بائر سے, اور جب آ کے آپ دیکھتے ہیں تو ہر دوسرے دن اتنی انسرٹنٹی ہے اس ملک کے اندر, اتنی انسرٹنٹی ہے اس ملک کے اندر کہ ڈالر, پیٹرول, کسی چیز کا ہمیں ہوش ہی نہیں کہ کس طرف جا رہا ہے. ایک رات میں فیصلہ ہوتا ہے, ایک رات کے اندر جو ہے ہماری کاسٹنگ ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے. جی رانا وحید صاحب, آپ تو فرنیچرز ایکسپورٹرز سے تعلق رکھتے ہیں, ایسوسیشن سے, تو ابھی آپ ترکی سے بھی لاسٹ ٹائم گزشتہ دنوں واپس آئے, کیا صورتحال ہے؟ بلال بھائی سب سے پہلے آپ کو بہت شکریہ, آپ نے موقع پرووائڈ کیا ہم اپنی تاکہ بات حکومتی اداروں تک پہنچا سکیں. آپ ہی کے پروگرام میں آج سے 3 مہینے پہلے آپ نے مجھے مدعو کیا تھا, اور میں نے ایک بات ہائی لائٹ کی تھی کہ دیکھیں جب تک ڈالر کو اس کے اصل ریٹ پہ ہم نہیں لائیں گے تو اس سے ظاہر سی بات ہے لوگ جو ہیں اپنی ریمیڈنس کو نہیں بھیجتے. بالکل ٹھیک ہے, اور ایکسپورٹرز بھی اپنی پیمنٹ, ظاہر اگر میں امپورٹ کر رہا ہوں مٹیریل 260 روپے پہ, تو میں ایکسپورٹ 220 روپے پہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو میں نے یقیناً اپنی جو پیمنٹ ہے وہ وہاں ویٹ پہ لگوا دی. تو ڈالر نہ آنے کی وجہ سے ہمارے اسٹیٹ بینک میں ڈالر کا فقدان ہوا, 3 ارب ڈالر رہ گیا. 3 ارب ڈالر. اچھا دیکھیں اب ہوا کیا, اب 3-4 پوائنٹ بڑے اہم ہیں. آج بھی تو انہوں نے 270 روپے کا ریٹ 275 روپے مارکیٹ میں آ گیا ہے نا, چلے ہم کہتے ہیں جی اس کو 300 کر دیا, ٹھیک ہے نا. عوام کو کسی گمراہی میں نہ ڈالیں, جو ہماری ایکچوئل کنڈیشن ہے وہ بتائی جائے, 300 کر دیں. نہیں چلے, کیپ ہٹا دیا نا, ڈالر کا کیپ ہٹا گیا, لیکن پھر بھی آج 5 روپے کا ڈیفرنس ہے. سر دیکھیں کیپ ہٹائے نا, اس سے دیکھیں بلال بھائی اس وقت کیا صورتحال ہے کہ جو ہمارے 8000 کنٹینر پورٹ پہ پڑے ہیں, بشیر فاروق صاحب نے بالکل صحیح فرمایا, $5 بلین آپ نے ڈیٹینشن کی مد میں تو دے دی شپنگ کمپنیوں کو, اور $1 بلین کے لیے ہم منتے ترلے کریں IMF کا. دیکھیں اس سے ہو یہ رہا ہے کہ جو ملک کا زر مبادلہ ہے وہ بلیک منی کی صورت میں باہر جا رہا ہے, ڈیٹینشن کی صورت میں باہر جا رہا ہے, اور ہم $1 بلین کے لیے IMF کے پیچھے ہاتھ پلاتے پھر. ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کی توجہ مرکوز کرائیں کہ جی ڈالر کا ریٹ جہاں پر بھی آتا ہے اس کو ایک کیپ لگائیں, 300 پہ لگا دیں. تو کیپ تو ہٹا دیا نا سر, کیپ ہٹایا ہے, فری مارکیٹ ہو گئی نا, یہ ہو گیا, یہ ابھی چند دن پہلے ہوا ہے نا. اب دیکھیں ہفتہ ہوا ہے, اس سے دیکھیں آپ کچھ نہ کچھ بہتری آنا شروع کی. دوسرا دیکھیں جو مسئلہ ہے, جو 8000 کنٹینر جو پڑے ہوئے بھائی جان, وہ ہیں کن کے؟ میں سمجھتا ہوں 80% وہ را مٹیریل ہے ایکسپورٹرز کا, ایکسپورٹرز کا را مٹیریل ہے. اگر یہ کنٹینر آن ٹائم ہمارے نہیں پہنچتے, ہمارے ایکسپورٹ کے جو $1 بلین کے ہیں وہ کینسل ہونا شروع ہو گئے ہیں. ٹیڈیپ کے اندر انٹرنیشنل ایگزیبیشن ہو رہی ہے 24 فروری کو لاہور میں, پاکستان کی دوسری بڑی ایگزیبیشن ہے جس میں پاکستان کی تمام انڈسٹریاں ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. میں نے منسٹری آف کامرس کو پچھلے مہینے ایک لیٹر لکھا کہ بھائی ہمارا را مٹیریل پورٹ پہ آپ یہ ایگزیبیشن لگا رہے ہیں, ہم وہاں آرڈر کیا لیں گے؟ ہمارے پاس جو پہلے آرڈرز ہیں اس کا را مٹیریل کنٹینر پورٹ پہ پڑے ہیں. مذاق خیز بات کیا ہے بلال بھائی, آپ کے پروگرام میں آج میں بتاتا ہوں. فیصل سبزواری صاحب نے میڈیا پہ آ کے ایک بڑا خوبصورت لولی پاپ ہمیں دے دیا کہ جناب تمام ڈیمریج معاف کر دیا. سر بڑی مزیدار بات, سر نوٹیفیکیشن کو چھوڑیں آپ, انہوں نے اس پورٹ کو الاؤ کیا ہے کہ ICT کو, پورٹ قاسم کو, جہاں پر 80% گورنمنٹ آف پاکستان کے کنٹینر آتے ہیں, اس پہ انہوں نے جگہیں دی انہوں نے. سر دیکھیں جہاں پر سر دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کے, نہیں بلال بھائی سمجھنے کی بات ہے. دیکھیں آپ کے توسط سے میں عوام کو اور گورنمنٹ کے اداروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایکسپورٹرز کے کنٹینر کس پورٹ پہ زیادہ آئے ہیں. ہمارا جو ہے PICT کا پورٹ ہے, کراچی پورٹ ہے, یہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کے کنٹینرز پڑے ہوئے, اور یہ الاؤ کر رہے ہیں پورٹ قاسم کو جہاں پر گورنمنٹ کے کنٹینر زیادہ ہوتے ہیں. تو کنٹینرز ہیں کہاں زیادہ, یہ غور طلب بات ہے. اگر آپ نے ڈیمریج کو ہٹانا ہے تو تمام کراچی کی پورٹس کے اوپر ڈیمریج ہٹایا جائے, نہ کہ اسپیسیفک. دیکھیے اس پریس کانفرنس میں بھی موجود تھا, میں آپ کو تصحیح کر دوں. انہوں نے کہا کہ ہم ڈیمریج معاف کر رہے ہیں, اور چونکہ کیپیٹی پہ اب گنجائش جو ہے وہ نہیں ہے, گنجائش سے زیادہ 8000 سے زائد کنٹینرز آ گئے ہیں, تو ان کنٹینرز کو ہم ایک جو کیا کہتے ہیں اس کو کہ ایک رعایت کے طور پہ ان کنٹینرز کو ہم ان جگہوں پہ جو آپ نے نام لیے ان جگہوں پہ منتقل کر رہے ہیں. وہ کلیئر نہیں ہو رہے, بات یہ کہ وہ کھڑے رہیں گے. اگر پورٹ قاسم پہ بھی آپ کا کنٹینر جا کے رکھا رہے گا تو KPT کی جو وہ جگہ ہے اس کو وہ شفٹنگ کر رہے ہیں. وہ لال بھائی مگر بات یہ کہ نوٹیفیکیشن آیا ابھی تک, میں آپ کو نہیں آیا, ڈیٹینشن کا بھی پتہ نہیں چلا کیا ہوا. ڈیٹینشن تو دیکھیں شپنگ کمپنی ہے, وہ تو ہم نے ہمارے بینک نے ریکویسٹ کی ہے شپنگ کمپنیوں سے, وہ اس کا تو ایک الگ صورتحال ہے. لیکن جو ڈیمریج ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان کی, جی دونوں نے معاف کر دیا نا. کہاں کر دیا, کوئی نوٹیفیکیشن ہے؟ میں آپ کو کل کی بات بتاتا ہوں, کچھ کنٹینر ہمارے DA ڈاکومنٹس کے اوپر ریلیز ہونا شروع ہوئے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے 3 مہینے بعد ہم نے اس کے پیسے دینے. تو مجھے بتا, ہم نے تو ہمیں تو ڈیٹینشن تو اپنی جگہ ہم بھر رہے ہیں. میرے خیال میں شپنگ لائنز پہ بات چل رہی ہے, شپنگ لائنز سے ابھی تک ان کی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. میں ذرا شہروز خان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, یہ جناب معاشی تذکیار بھی ہیں, انڈسٹریز بھی ہیں. شہروز خان صاحب, یہ جو ہمارے بھائی باتیں کر رہے ہیں کہ
डैमरेज जो माफ किया था फैसल सब्जवारी साहब ने गुज़श्ता हफ्ते, तो अब उनकी तरफ नोटिफिकेशन नहीं आया, फिर डिटेंशन का भी मसला बाकी है। आप कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? ओवरऑल सिचुएशन सारी बहुत ज्यादा इस वक्त खराब है, और इसमें डैमेज का डिटेंशन का इशू से सबसे बड़ा मसला ये है कि एलसीज का ना ओपन होना और माल का रिलीज ना होना। इसमें बुनियादी जो रीजन था, बुनियादी रीजन ये है जो मैं समझता हूँ कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो गलती हुई, जो कि एक ऑटोनोमियस बॉडी है, तो उसका सबसे पहले वही काम था कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकता था, तो उसको ये डिसीजन लेना चाहिए था कि मार्केट का जो रेट था उसको फ्रीली ओपन ट्रेड पे छोड़ा जाता, डिमांड सप्लाई उसको डिटरमिन करती। जब डिटरमिन होता तो ये जो आज इन्होंने फ्रीली फ्लोट ट्रेड मार्केट के अंदर फ्लोट किया है, तो उससे ये हुआ है कि जो आपने पिछले 3-4 महीने इसको फिक्स लेवल पे रोक के रखा, तो तकरीबन आपका जो 30 से 40 रुपए का जो आपका नुकसान हुआ, आपका जो रुपये डिप्रिशिएट हुआ, उससे आपके एक तो कर्जों का हजम जो था वो तकरीबन कोई 5,200-300 अरब के हिसाब से बढ़ चुका, और उसके साथ साथ जो आपकी एक्सपोर्ट की जो प्रोसीड्स थी वो आपकी नहीं आ सकी, क्योंकि आपका जो एक्सचेंज रेट था उसमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी। तो लिहाजा इसमें सबसे बुनियादी चीज एज एन एक्सपोर्टर हम ये समझते हैं कि ये होना चाहिए था कि आपका जो एक्सचेंज रेट था उसको फ्रीली फ्लोट आपको छोड़ देना चाहिए था, ताकि जो प्रोसीड्स थी वो आपकी एक रिलायबल रेट के ऊपर आना स्टार्ट होती, और इसके साथ साथ जो आपकी एफडीआई थी और जो रेमिटेंसेस थी जो कि बैंक्स के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, तो वो अगर आपका रेट अगर फ्रीली फ्लोटिंग होता तो वो आपकी रेमिटेंसेस और एफडीआई नहीं, ये सारी बातें तो सबको पता है कि रेमिटेंसेस अगर बैंकिंग चैनल से आते तो ये होता। मुझे तो बताइए कि जब डॉलर पर से कैप हटा दिया, 25 से 50 रुपए का जो डिफरेंस था वो आके 5 रुपए पर आ गया है, तो अभी भी किसी को 5 रुपए अगर ज्यादा मिल रहे होंगे तो वो क्यों भेजेगा बैंकिंग चैनल से? तो अभी भी तो वही मेरे ख्याल पे ब्लैक मार्केट से ही आएंगी सारी चीजें, हुंडी हवाले से। देखिए, हुंडी हवाला तो ऑब्वियसली स्टार्ट है और चल रहा है, लेकिन फ्लक्चुएशन अगर ना हो, अगर सर्टेनिटी मार्केट के अंदर रहे, तो ये एक बहुत ज्यादा स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाती है, और ये आपके एक्सपोर्टर को और स्पेसिफिकली आपके इंपोर्टर को दोनों को एक कॉन्फिडेंस देती है। पहला तो इशू यही था कि आपका ये जो रेट था ये इसमें बहुत ज्यादा एम्बिगिटी थी, अनसर्टेनिटी थी, जो आपने 3 से 4 महीने बाद जाकर इसको एक क्लैरिटी के साथ मार्केट के ऊपर डिटरमिन पे छोड़ा। तो लिहाजा अब मार्केट की जो सिचुएशन है वो कम से कम एक्सचेंज रेट के लिहाज से अब स्टेबिलिटी की तरफ है, कि अब प्रोसीड्स आप हल करके देखेंगे कि दोबारा प्रोसीड शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ साथ जो एलसीज हैं जो इस वक्त इंपोर्ट की जो ओपन नहीं हो रही है, वो मैं समझता हूं कि अगर वो हमारी रिजम्पशन की, आप क्या कहते हैं, आप ऐसे एज ए इकोनॉमिस्ट आप क्या कहते हैं कि कैप हटाना सही था, डॉलर को बिल्कुल आजाद छोड़ देना बेहतर है? देखिए, मार्केट अगर डिटरमिन करे रेट को तो वो ज्यादा बेहतर होता है एज कम्पेयर इसके कि आप उसको अगर फिक्स रेट के ऊपर लेके चले जाएं। दारो इकोनॉमिक्स ये थी कि उन्होंने इस बार भी यही कॉन्सेप्ट के साथ इकोनॉमी को लेके चलना चाहा कि हम फिक्स एक्सचेंज पे लेके चलेंगे इकोनॉमी को और मामला स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन सबने मार्केट ने भी इसको एज ए नेगेटिवली रिस्पॉन्ड किया, और उसूलन अल्टीमेटली स्टेट बैंक ने इसको आज जाकर वही आपका फ्री फ्लोटिंग छोड़ दिया, उसको वही डिमांड एंड सप्लाई आपकी डिटरमिन कर रही है रेट को। तो लिहाजा इसको पहले ही होना चाहिए। आपकी बात से आप हमारे से स्टे रखिए, तो मैं जरा फैसल मुइज से पूछूं। मुइज भाई, ये जो 8,000 से ज्यादा कंटेनर्स जो क्लीयरेंस के मुंतजर है, आप रमजान कैसे देख रहे हैं? मैं तो आप रमजान एक महीने के बाद रमजान, मैं तो एक महीने, मैं तो आगे 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता बहुत खतरनाक देख रहा हूँ। जो हालात क्रिएट हो गए, जिस तरह इंपोर्टर्स परेशान है, एक्सपोर्टर्स आज एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, जो रेट्स जो कॉस्टिंग हो रही है उस हिसाब से मुझे तो 15 दिन में हालात बहुत बुरे लग रहे हैं। पानी नहीं, बिजली नहीं, गैस नहीं, डॉलर नहीं। ये 3 महीना आपको तो सब पता है ना, हमारी मीटिंग्स हुई, सारी चीजें हुई। इस वक्त जो SSGC का हाल है कि इंडस्ट्रियल जोन्स गैस के बगैर हैं, पानी इंडस्ट्रियल्स के पास नहीं, फैसल भाई बिजली के रेट्स। आपकी बात मैं थोड़ी सी काटूं, आप लोग SSGC को हद तनकीद बनाते हैं, ठीक है बनाया है, लेकिन SSGC ने जो हमें एक एग्रीमेंट भेजा है, उस एग्रीमेंट के तहत ये कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स फेडरेशन से ये एक बात तय पाई थी आज से 3-4 साल पहले कि नवंबर टू फरवरी वो गैस आपको नहीं देंगे कैपेटिव पावर के लिए। जी मैं जवाब दे रहा हूं ना। हाँ। तो उसमें एक्सपोर्ट
इंडस्ट्री जो थी कैप्टिव वो उसको exempt एग्जेम्प्टेड थी, लेकिन इस दफा वो एग्जेम्प्टेड नहीं है, यानी कि उनकी भी 50% ऑफ द सप्लाई जो थी वो उन्होंने काट दी। अच्छा, देखिए एग्रीमेंट के खिलाफ गए हम। और दूसरी बात आपको एक बात बता दूं, आप जाए ना जिन मुल्कों ने तरक्की की है, हाँ। आप जाए बांग्लादेश, आप जाए जी, इंडिया जाए, और मुल्कों में जाए, वियतनाम जाए, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को ग्रो किया। हम इतने अरसे से एक बात चीख रहे थे कि आप अपने डोमेस्टिक सार्फिन को सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए आप ये गैस दे रहे थे, इतनी सस्ती गैस पूरी दुनिया में कहीं नहीं। आप डोमेस्टिक सार्फिन को एलपीजी पे ले जाएं। आज वो वक्त आ गया ना, आप एक साल बाद देखिएगा पूरी डोमेस्टिक जितना है वो सब एलपीजी पे चले जाएंगे। बांग्लादेश ने ये काम 10 साल पहले कर लिया था, उन्होंने जो है एलपीजी पे ले गए अपने डोमेस्टिक को, और ज्यादा से ज्यादा गैस जो है अपनी इंडस्ट्री को दी। आज देखें उनका रिजर्व और अपना रिजर्व देख लें, आज उनकी एक्सपोर्ट देखें और अपनी एक्सपोर्ट देख लें। ये चीजें हैं जो मुल्क को नेशन बिल्ड करती हैं। हमारे थिंक टैंक जो लीडर्स बैठे हैं, या पहले बैठे थे या आज बैठे हैं, उन्होंने कभी पाकिस्तानी बन के पाकिस्तान का नहीं सोचा जिस हालात में आज हम आए। लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है ना, पॉलिसी डोंट हैव थिंक टैंक्स। मैं बता रहा हूं कि ये वही मुल्क है ना, इस यहाँ से इकोनॉमिस्ट जाते थे साउथ कोरिया को बनाते थे, यही वो मुल्क है ना जहां से जाके दुबई के अंदर काम किया। आज क्या वजह है कि इन पॉलिटिकल माइलेज लेने वाले लोगों के आगे वो लोग जो पाकिस्तान से लॉयल थे, ऑनेस्ट थे, आज वो दूर हो गए और माशरा खराब हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं राना भाई साहब। मैंने सुना है कि आप तो तुर्की से भी आए, हमारा ब्रादर मुल्क है वो, इसके बाद चाइना है, दूसरे भी हैं। इन तमाम चीज़ों पे मैंने देखा कि इन लोगों ने भी पाकिस्तान की तरफ से हाथ खींच लिया है। तो आप लोगों के कुछ एक्सपोर्ट पर कुछ फर्क पड़ेगा इन ममालिक से करने में? लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं, आप जवाब दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा ब्रेक की लिखा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आप इस बात का जवाब दीजिएगा। नाज़रीन, ये सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ राना वहीद साहब के लिए, हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इन सवाल का जवाब लेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक प्रोग्राम दर हकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं। बात यह है कि जो हमारे मेहमान बैठे हैं या हमारे जो माशी तज़किरकार बैठे हैं या जिससे हम ऑनलाइन बातें कर रहे हैं, इन तमाम की जो सूरत हाल है वो ये है कि एक महज़ब अंदाज में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा वबाल है। राना भाई साहब, आप ज़रा बताइएगा कि हमने सुना है कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, मतलब ये अनऑफिशियली बात है कि उन्होंने भी हाथ खींच लिया, कहने लगेंगे भाई ज़रा देखभाल के, ये उधार वापस नहीं करेंगे। बिलाल भाई, सबसे पहले मैं, क्योंकि फर्नीचर सेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, मैं फर्नीचर सेक्टर के बारे में थोड़ी सी अपने नाज़रीन को कुछ बातें बताऊं। तुर्की को आपका सबसे पहले बताइए, तुर्की को आपका फर्नीचर का एक्सपोर्ट कितना है? देखिए, हमारा तुर्की से फर्नीचर का एक्सपोर्ट नहीं है। तुर्की से हम रिवर्स इंजीनियरिंग पे हम काम करें, ज्वाइंट वेंचर मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हम लेकर आए। हमारी $12 मिलियन इंपोर्ट थी तुर्की से 2019 तक, और 2023 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3-4 मिलियन की इंपोर्ट रह गई तुर्की से, जो ऑलमोस्ट इस साल हम प्लान कर रहे थे उसको जीरो रेट पे ले आए। तो ये हमारी फर्नीचर सेक्टर की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और तुर्की के जितने भी हमारे जो एसोसिएशन हैं वहाँ की, वो हमारी आल पाकिस्तान फर्नीचर एक्सपोर्ट एसोसिएशन का बड़े अच्छे तरीके से ताउन कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी वो बड़ा अपना कलीदी किरदार अदा। यूरोप कंट्री से भी तो आपका मतलब? यूरोप में अभी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले बताता हूँ, जो अदाद शुमारात की जो रिपोर्ट आई है उसमें फर्नीचर सेक्टर ने गुज़िश्ता 8 महीने में 99% जो है ग्रो किया है। तो ये इन हालात में, जबकि जिसमें पूरी मुल्क की इंडस्ट्रियां बैठ गई हैं, इन हालात में भी 99% ग्रोथ रेट आया है। उसकी वजह जानते क्या है? उसकी वजह ये है कि जब आपके कारखाने बंद हो जाएं, नहीं, तो आप घर पे जाके सोएंगे तो पलंग पे ही ना। नहीं सर, ऐसा नहीं है, हमारी प्रोडक्शन रेट बढ़ा है। दूसरी चीज ये है कि जो हमारी जो एक्सपोर्ट हुई है वो 54 मिलियन की हुई है लास्ट ईयर फर्नीचर सेक्टर की, 54 मिलियन, जबकि तमाम इंडस्ट्री के। तो हम इस साल ये टारगेट कर रहे थे कि हम कम से कम 1 बिलियन की एक्सपोर्ट कर दें फर्नीचर। देखिए, आज से 3 साल पहले तक हमारी इंपोर्ट होती थी 12 मिलियन की, हमने उसको ऑलमोस्ट फिनिश रेट पे लिया, बल्कि अपनी एक्सपोर्ट को 54 मिलियन पे हम ले गए। तो हम ये समझते थे कि ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को हमने संभालना, हमने तनकीद दर तनकीद पॉलिसी पे नहीं चलना। ये सियासी लीडरान भी हमारे हैं। हम ये कहते हैं तमाम सियासी तंजीमों को कि आए, हमारे ताजिर जितनी तंजीमें उनके साथ बैठे हैं फेडरेशन में, हमारी सजेशन लें। अच्छा, करा तो अभी भी वही है ना जो हम 3 महीने पहले ताजिर रहनुमा बात कर रहे थे कि यार इसके ऊपर से कैप हटाएं आप, करा वही आज भी। हमने इनको कहा जी डीए के ऊपर आप डॉक्यूमेंट, हमें डॉलर नहीं चाहिए, आप ओपन कर दें। आज भी स्टेट बैंक ने वही किया जो हम 3 महीने पहले कह रहे थे। तो 3 महीने में जो 50 अरब रुपए हमारे चले गए डिटेंशन की मद के अंदर, वो तो नहीं जाते। जैसे बशीर फारूक साहब ने कहा कि जी हुंडी के जरिए पैसे चला गया, वो तो ना जाता। बेसिकली देखिए, हुक्मरान कर वही रहे हैं, लेकिन देर से फैसले हो रहे हैं। अगर ये फैसले बर वक्त हो जाए, आप ये कह रहे हैं कि कोई भी सेक्टर महफूज नहीं है उनकी बदअमालियों, खराब पॉलिसी, गलत पॉलिसी और गलत डिसीजन से मुराद ये है कि उसको फैसलों को लेट किया जाता खामा खा।
अब देखें आप जैसे पोर्ट के ऊपर आज भी अगर हमारा इन्होंने फैसला कर लिया ना कि डीए के ऊपर हम जो है ये डॉक्यूमेंट्स निकाल 90 डेज पे या 180 डेज के ऊपर। 180 अब मुझे बताएं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने तमाम ताजिरों का जितने इंपोर्टरों का डेटा मंगा के वहां जमा करा दिया, तो उन्होंने जी 10 फरवरी की डेट दी थी, तो मजीद 25 दिन क्यों भाई आप मांग रहे हैं? आप तो 1 डे डिसीजन लेना, कंटेनर को रिलीज कराएं आप। अभी भी 8-8 10-10 दिन लग रहे हैं डीए प्रोसेस के ऊपर। तो हम ये समझते थे कि इस वक्त हमारा मसला है सिर्फ डॉलर, $10 बिलियन हमें चाहिए मुल्क को चलाने के लिए। उसके दो ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन है आपकी रेमिटेंस आए मुल्क में, दूसरी आपकी एक्सपोर्ट हो। अगर आपके पास रेमिटेंस नहीं आया और आपकी एक्सपोर्ट नहीं हुई सर, तो डिफॉल्ट का ऐलान होना जो अभी जो फैसल साहब ने कहा कि जून में क्या होगा, बजट में क्या होगा, मुझे सिर्फ 2 लफ्ज बताइए ताकि मैं शेरू साहब की तरफ बढ़ूं। देखिए अल्लाह ना करे जो हालात हम देख रहे हैं, मुल्क बहुत खतरनाक पोजीशन पे जा रहा है। अगर IMF से हमारी डील ना हुई और इन्होंने रेट को सही डायरेक्शन में नहीं लेकर गए डॉलर की रेट को, तो मैं समझता हूँ कि बहुत खतरनाक। जी शेरो साहब हमारे जो भाई हैं, दोस्त हैं, एक्सपोर्ट फर्नीचर एक्सपोर्ट एसोसिएशन के राना वहीद साहब, इनका कहना यह है कि इस वक्त जो हमारी फर्नीचर जो सेक्टर था वो $44 मिलियन की तरफ उन्होंने ग्रो किया, लेकिन अब जो है वो तुर्की ने भी हाथ खींच लिया है, और ये अनऑफिशियली इत्तला है कि तुर्की ने भी हाथ खींच लिया है कि विदाउट LCs जो है इनके साथ कारोबार नहीं करेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब तक कि हम IMF के साथ रहेंगे तो हमारे लिए मुश्किल क्रिएट होती रहेगी। मतलब हम हर रिव्यू में जाते रहेंगे, उसके बाद हमें एक छोटा सा अमाउंट मिलता रहेगा, उसके साथ साथ हमारी मुश्किलात बढ़ती रहेंगी। IMF जो कंडीशन हमें कहता रहेगा हम उनको फॉलो करते रहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर उसके जो चार्जेस है उसको बढ़ाते रहेंगे। इसके साथ साथ हम PDL के लेवीज के मद में तो अल्टीमेटली महंगाई का सवाल उरूज होगा। तो उसके साथ अल्टीमेटली जो इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो अल्टीमेटली हिट होते रहेंगे। तो इसके 2 ही तरीके हैं। नहीं, ये बदकिस्मती की बात नहीं है कि एक सेक्टर जो है अपनी मेहनत से एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है और हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से जो है वो सेक्टर जो है वो मफलूज होकर रह गया। देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर ही आपकी एक्सपोर्ट दे रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर ही आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी को भी लेके चल रहा है। लेकिन चीज ये है कि हम अल्टीमेटली काम हम नॉन टैक्स रेवेन्यूज को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हम अल्टीमेटली हमें करना ये चाहिए, सबसे पहले तो हमने अपने एक्सपोर्ट के ऊपर काम करना होगा, एक्सपोर्ट को सपोर्ट ये तो मैं खुद 75 साल से सुन रहा हूँ, एक्सपोर्ट को हमें बढ़ाना होगा, बढ़ता ही नहीं है। ये अल्टीमेटली ये देखिए, इसमें सबसे जो बुनियादी चीज है जो मैं समझता हूँ कि वो हो जानी चाहिए, हमें कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पे आकर अपने फिस्कल साइड के ऊपर काम करना होगा। अपने मैं शेरो साहब मैं आपको सब आखिर में यही बात करना चाहूंगा कि टेक्सटाइल सेक्टर पे जितना हुकूमत ने पैसा लगाया, टेक्सटाइल सेक्टर ने कभी भी $12 अरब से बढ़ के जो है ना एक्सपोर्ट को बढ़ाया नहीं। तो इसमें ताजिर और सनतकार भी उतने ही कसूरवार हैं जितनी कसूरवार हुकूमत है। देखिए, बात इसमें यह है कि ऑब्वियसली इसमें कसूरवार सबसे ज्यादा तो देखें, जब तक कि गवर्नमेंट के अंदर ही आप स्टेबिलिटी नहीं देखेंगे तो कैसे आपका कॉर्पोरेट सेक्टर आपको रिएक्ट करेगा। $12 अरब से बढ़ा ही नहीं, जबकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हुकूमत ने गुज़श्ता 75 वर्षों में जो है सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे जो है तवज्जो दी। उसकी क्या वजह? अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे अगर आपने काम किया है तो टेक्सटाइल आज भी आपकी इकोनॉमी के अंदर 55 से 60% आज भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। बिल्कुल है कंपोनेंट खड़ा हुआ है, बिल्कुल। लेकिन जब तक कि आपकी मईशत के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपको एक्सचेंज का नहीं पता होगा, आपकी चलो ठीक है शेरो साहब, बहुत शुक्रिया शेरो साहब। शेरो साहब बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का और आपके तज्जिए का। और मैं समझता हूं कि शेरो साहब भी वही बातें कर रहे हैं जो कि आमतौर पे हर पब्लिक करती है कि जनाब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि फैसल साहब जो मेरी बात पे एतराज कर रहे थे कि अब बताया क्यों आपने बोला जी टेक्सटाइल सेक्टर को जो है यानी जो $12 अरब से ज्यादा बढ़ते ही नहीं। मैं बताता हूँ, आपने एटमॉस्फेयर दिया उनको। आप मुझे एक बात बताए ना, कब की बात कर रहे हैं सर? मैं आपसे इतनी आप अगर फर्नीचर एसोसिएशन को देते या दूसरों को देते ना। आप मेरी बात सुनो ना, देखिए सर, सबसे बड़ी बात ये थी कि आज कॉटन किस जगह पे है पाकिस्तान में। आज से पहले कॉटन किस जगह थी? कॉटन डिप्लीट कर गई है, आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप डिप्लीट कर गई है। आपकी कॉस्ट जो आप बना रहे हैं ना, आपके नेबरिंग कंट्रीज जो है उस कॉस्ट से कम में माल दे रहे हैं। फैसल मोईज साहब, ये कब की स्टोरी सुना रहे हैं? मैं आपको ये 10 स्टोरी सुना रहे हैं ना, 10 साल पिछले 10 साल। मैं गुज़श्ता 75 साल से कह रहा हूँ सर। देखिए, गुज़श्ता 75 वर्षों में हमेशा से ये हालात नहीं रहे। देखिए आप
آپ دیکھیں آپ کی سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ گئی وہ $25 ارب سر گئی. آپ بات تو سن لیں بس ہاں. میری بات سنیں نا, جس وقت آپ ایکسپورٹ کرتے تھے نا, آپ 90s میں چلے جائیں, آپ 2000 میں چلے جائیں, اس خطے کے اندر سے سب سے حتیٰ کہ کوٹا موجود تھا, ٹیکسٹائل سیکٹر پہ کوٹا موجود تھا, لیکن سب سے بڑی ایکسپورٹ پاکستان سے ہوتی تھی, نہ سری لنکا, نہ بنگلہ دیش, نہ انڈیا. میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, GPS پلس آپ کو یورپ سے نہ ملے نا تو آپ کا ٹیکسٹائل نہ جائے. ڈکلائن پہ گئے, میں اس چیز کو مان رہا ہوں کہ ہم ڈکلائن پہ گئے, لیکن اس کی وجوہات کیا ہے؟ GSP پلس ہے سر میں مان گیا, سن لیں نا میری بات, ہم ڈکلائن پہ کیوں گئے, آپ ریزن سنیں نا, کہ پچھلے 10 سالوں میں جس طرح ہمارے ایکسپورٹر کاسٹنگ کرتے تھے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرتے تھے, گیس کی پرائزز کہاں پہنچی ہیں, آپ اٹھائیں نا 10 سال کا سروے کریں, پانی نہیں ہے اس شہر کے اندر جہاں سے ایکسپورٹ ہوتی تھی, آپ اس شہر میں جائیں نا, بجلی کی قیمتیں آپ کہاں صرف گئی ہیں؟ شہر کو کیوں لیتے ہیں؟ نہیں میں آپ کی بات, میں کیوں لے رہا ہوں شہر کو, سن لیں سیکٹر بھی ہے سر, سن لیں 54% ایکسپورٹ یہ شہر کرتا ہے, ٹیکسٹائل یعنی ایکسپورٹ کرتا تھا, نہیں ابھی بھی کرتا ہے. آپ ریشو زیادہ 51-52 پہ پہنچ گیا ان حالات کے بعد, لیکن آج بھی ایکسپورٹ بہت زیادہ کراچی کے پاس. چلے میرے ساتھ اس وقت لائف میں موجود ہیں ریاض الدین صاحب ہیں, محمد ریاض الدین صاحب, یہ صدر سائٹ ایسوسی ایشن کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریاض صاحب آج کیا ہو گیا سائٹ ایشن میں کہ محمد لاکھانی صاحب کو, ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ کو گولی وغیرہ لگی, زخمی ہو گئے, کیا ہوا؟ جی بڑی افسوسناک اور بڑی دردناک خبر ہے. آج تھوڑا زور سے بولیے گا سر, آواز جی. آج یہ واقعہ ہمارے ہاں دوپہر کو پیش آیا, جب وہ کراچی اپنی سائٹ ایریا میں فیکٹری کی طرف آ رہے تھے. جی تو ان کے پیچھے شاید کچھ لوگ تھے جنہوں نے ان کو چیز کیا. ٹھیک ہے. اور جب وہ لیاری ایکسپریس وے سے اترنے لگے تو ان کی گاڑی پر یہ حملہ کیا گیا, جس میں اللہ کا کرم ہوا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ کوئی لوٹ مار کی کہانی تھی یا کوئی آپ کو کوئی اور کہانی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے تو پولیس ابھی تحقیق کرے گی تو یہ بات معلوم ہوگی. ابھی ابتدائی جو معلومات ہیں اس سے تفصیلات سامنے اس لیے نہیں آ سکی ہیں کہ بدقسمتی سے اس پورے علاقے میں کوئی سرویلنس کا یا مانیٹرنگ کا سسٹم CCTV کیمرے وغیرہ تو ہوں گے نا؟ لیکن بڑی, میں نے جیسے آپ سے عرض کیا نا, بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے بار کے مطالبے کے باوجود ان رہائشی علاقوں سے جو سائٹ ایریا کو ایکسیس کرتے ہیں کسی قسم کے بھی کوئی کیمرے یا کوئی سرویلنس سسٹم موجود نہیں ہے. تو ابھی کیا صورتحال ہے؟ مطلب یہ کہ ہم نے تو یہ دیکھا, رپورٹ تو آگے کہ ایس پی صاحب جو ہے, SSP صاحب جو آغا خان اسپتال میں پہنچ گئے اور انہوں نے جا کے ان کی تیمارداری وغیرہ کر لی ہے. تو پولیس تو کہہ رہی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں پکڑنے کی, لیکن کیا ان کو ماضی میں کوئی بھتے کی پرچی آئی, بھتے کی کال آئی؟ اس لیے کہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ڈائریکٹ حملہ کیا گیا ہے. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. اس کا پیچھے موٹو کیا ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تو پولیس بتا سکے گی, لیکن ان کو نہ تو ان کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی, نہ اب تک ان کے پاس ایسی کوئی ڈیمانڈ آئی ہے پہلے. ٹھیک. اچھا, ویسے سائٹ ایسوسیشن میں کرائم کچھ زیادہ بڑھ نہیں گئے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا بلال بھائی. یہاں تقریباً گزشتہ 3-4 مہینے سے جو کرائم میں اضافے کی رفتار ہے وہ 2% ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ گزشتہ 3 مہینے کے دوران جو ہے مختلف اقسام کے کرائم میں 2 تک اضافہ ہو گیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور اس کی اطلاع جو ہے ہم نے جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, جس میں رینجرز ہے اور جس میں جو پولیس ہے, ان کے جو مقامی سربراہان ہیں, اس لیے کہ آپ لوگ کو ماشاءاللہ تاجر تو ان رینجرز کو, پولیس کو کافی سپورٹ کرتے ہیں اور انہیں بہت زیادہ اپریٹس بھی دیتے ہیں. آپ کا مانیٹرنگ سیل بھی ہے سائٹ ایسوسیشن میں, تو اس کے باوجود سائٹ ایسوسی ایشن کا ہمارا سیلف سیکیورٹی کا پورا نظام ہے اور اس کا مجھے پتہ سیل ہے. لیکن دیکھیے جیسے آپ کے علم میں ہے کہ سائٹ جو ہے ایک بہت وسیع اور ایکسٹینڈیڈ ایریا ہے, اور جس کی ایکسیس جو ہے مختلف شہری علاقوں کے, چاہے ایک طرف وہ بدیا ہو, ایک طرف ہب کا ایریا ہو یا کٹی پہاڑی ہو, لیکن میرے خیال ہے کہ ریاض الدین صاحب, میرے خیال ہے کہ پھر تو اور انڈسٹریز بھی خوفزدہ ہو جائیں گے. تو کچھ اس وقت جو ہے وہ ان حالات میں, جبکہ انڈسٹریز پہلے ہی بندش کا شکار ہیں اور معاشی سرگرمیاں تقریباً ختم ہوئی ہیں, تو اس کے اوپر یہ اس قسم کے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آپ کے پیٹی بھائی ہیں فیصل معیز صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نارتھ کراچی انسٹیٹیوشن آف ٹریڈ انڈسٹری نکاٹی کے, تو وہ بھی جو ہے نا وہ بھی کافی مطلب یہ کہ افسردہ تھے, اور ان کا کہنا یہی ہے کہ
मॉनिटरिंग सेल तो तकरीबन हर एसोसिएशन ने इंडस्ट्रियल टाउन ने बनाई एक बात यहाँ रियाज भाई बैठे ना, हाँ। ये मीटिंग में थे जी। जिस शहर की आबादी सेंसस में 1.5 करोड़ होती है और होती होती 3 3 करोड़ करोड़ है, जिस शहर पे 60,000 पुलिस वाले होते हैं 3 करोड़ की आबादी को कंट्रोल करने के लिए, यही सिचुएशन होती है। मेरा चले सिर्फ ठीक कहना ये है रियाज भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और बात हुई। जी अपना राणा वहीद साहब, दिल के फपोड़े तो निकालते हैं थोड़ा सा। जी बिल्कुल बिलाल आप भाई, बड़े सीरियस होकर बैठे हुए नहीं हैं। मैं सीरियस नहीं हूँ, मैं सब फैसल तमाम भाई बड़े सेक्टर मजे की- मजे लेके नहीं, बात नहीं, कर ठीक रहे है, फैसल भाई का राइट है। अच्छा, हम टेक्सटाइल सेक्टर की जैसे आपने बात की कि गवर्नमेंट ने बड़ी मराद दी, देखें ठीक है गवर्नमेंट ने अच्छा इकदाम किया, उसको हमें अप्रिशिएट करना हाँ, चाहिए, बिल्कुल, लेकिन उसके हम तो साथ खुद साथ करते हैं। पाकिस्तान की तमाम उस इंडस्ट्री पे उतनी तवज्जो दी जाए ताकि हम अपने मुल्क की नहीं दी गई, वारदात- नहीं दी गई। जी बदकिस्मती से। बदकिस्मती अच्छा से। देखें, फर्नीचर सेक्टर के बारे में जब हम आपके ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि फर्नीचर सेक्टर ने बगैर हुकूमती सरपरस्ती जी। के अपनी मदद आप कहते, अभी भी जो हमारा 25 बंदों का डेलीगेशन गया, इंसल्व गया है, अपनी मदद आपके तहत तुर्की जो गया गया। है, तो जाने का मकसद सिर्फ यही था इसमें टिडैप ने कोई मदद नहीं की। टिडैप ने कोई हमें फाइनेंस नहीं किया, हम अपनी मदद आपके तहत गए और ऑल पाकिस्तान फर्नीचर एक्सपोर्टर एसोसिएशन को इनवाइट किया गया था, वहाँ की मोडेफ एसोसिएशन ने। तो देखिए जाने का मकसद ये है कि हम दुनिया में खुद जाके टेक्नोलॉजी हासिल करें और अपने मुल्क में लाके वो फर्नीचर हम बनाएं जो दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफी हद तक हम कामयाब हुए। इन हालात में आप इन लोगों हालात का असर में- क्या पड़ा? देखें इस वक्त हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहते हैं कि वो किसी भी सियासी जमात की हुकूमत हो, लेकिन वो हमारे मुल्क की हुकूमत होती है। हम ये चाहते हैं कि हुकूमत ऐसी एक्सपोर्ट के लिए एक पॉलिसी बनाए जिसमें सियासत से कतर नजर होते हुए एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाए जाए, जैसे रॉ मटेरियल अभी नहीं है एक्सपोर्ट अभी पॉलिसी। नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, जीरो रेट पॉलिसी है। हुकूमत को ये चाहिए कि जैसे अभी कंटेनर पोर्ट पे पड़े हुए, फर्स्ट प्रायोरिटी एक्सपोर्टर्स की जो रॉ मटेरियल्स हैं उसको दी जाए। देखिए मुल्क इस वक्त बुरहान से कैसे निकलेगा, आपका रेमिडेंस आएगा, ये आपकी एक रास्ता है, दूसरा आपके पास रास्ता है आपकी एक्सपोर्ट हो, वरना आप बिलियनों डॉलर कर्जा लेते रहेंगे, कर्जा पे कर्जा उतारने के लिए कर्जा लेते रहेंगे, तो इससे कभी भी हम हल की तरफ नहीं जाएंगे। अब इनफ हो चुका है, मुल्क डिफॉल्ट। मुझे सिर्फ बताइए कि इन हालात में फर्नीचर एक्सपोर्टर्स को क्या फर्क पड़ा? सर हमारी जो एक्सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म होने के दाने पे, हमें नए 44 ऑर्डर नहीं मिल मिलियन रहे। डॉलर जो आपने किया आपको मैं था। आज आपको बात बताऊं, वो मैं आपको लास्ट ईयर की बात कर रहा तो हूं। अब कितना हो गया? इस साल मैं नहीं समझता कि हम शायद कोई 10 मिलियन तक भी जा अच्छा। सके, इतना डिक्लाइन आ चुका है। देखो उसकी बुनियादी वजह हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है। गुज़श्ता 3 महीने से कंटेनर पोर्ट पे पड़े हुए हैं, हम नए ऑर्डर्स नहीं ले सक रहे। दूसरी खतरनाक बात बिलाल भाई आपके प्रोग्राम में बताया था, अनऑफिशियल कुछ तुर्की के एसोसिएशन के लोगों ने हमें जो बात बताई कि उनको उनकी गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिली हुई है कि जी आप स्पेशली पाकिस्तान से एलसी के बगैर काम ना करें। अच्छा, यानी कि डीए के ऊपर जिसे हम बात कर रहे हैं, चले वो हमारी एक अच्छी उनके साथ गुडविल है, तो वो हम पे ट्रस्ट करके डीए पे तो आप वहां से भी डॉलर अरेंज करके उनको पेमेंट चले कर सकते हैं। नहीं वो तो चले हम कर देंगे मिसाल, लेकिन उनको अब अनऑफिशियली एक तरीके से हमारे लिए बड़ी खतरनाक बात है। अच्छा वो भी वो कंटेनर डीए पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इजाजत दी है जो पोर्ट पे पड़े हुए। भाई हमें जो आगे जो रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए क्या उसके होगा? लिए हम क्या करें? चले, उसके लिए कोई पॉलिसी मेरे नहीं। ख्याल है IMF आपको कर्जा दे देगा। मुझे आखिरी में बता दीजिएगा कि क्या इस सूरत हाल में हम कहाँ खड़े हैं और बजट और मजीद क्या? देखिए वे आउट तो कुछ भी नजर आ रहा। इस वक्त जितने लोग बैठे हैं, किसी बिजनेस कम्युनिटी के या एक आम आदमी से जो मजदूरी कर रहा है इस शहर में या इस मुल्क में, उससे भी आप पूछेंगे तो उसको आगे कुछ नहीं नजर आ रहा। ठीक है, ये वक्त ऐसा है, ये वक्त ऐसा है। आखिरी बात कहूंगा कि आज पाकिस्तानी बनने का टाइम है। हम चाहे पाकिस्तानी हुक्मरान है या जो हुक्मरान है या नीचे तक पाकिस्तानी बनने का वक्त। ठीक है, थैंक यू सर, दोनों हज़ार का बहुत शुक्रिया और उनका भी शुक्रिया जो हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद रहे। बात यह है कि फैसल मईद साहब की बात को दोहराऊंगा कि हम पाकिस्तानी बने, बीए पाकिस्तानी इसलिए कि अवाम बनते पाकिस्तानी, हुक्मरान हमारे पाकिस्तानी नहीं बनते, तो उनको भी ये सबक चाहिए कि वो भी पाकिस्तानी बने। बिलाल हसन को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।